निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है कुद्सियों से कि वो शेर फिर होशियार होगा। दोस्तों, भाइयों बहनों, दिल थाम कर बैठिए। अब मैं एक ऐसी अजीम शख्सियत को दावत सुखन देने जा रहा हूं जो आपके सामने खुतबा देंगे और ये इनॉग्रेल स्पीच होगी, इफ्तिताही खुतबा होगा हमारे इस प्रोग्राम का। जनाब ई अबू बकर साहब, चेयरमैन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी उनको डाइस पे बुलाने से पहले मैं उनके लिए कुछ बातें पेश करना चाहता हूं। मजलूमों के लिए, हक की आवाज को बुलंद करने के लिए और इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए जो लीड करने वाली तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 25 साल पहले केरला के अंदर शुरू करने वाले ये ऐसे शख्स हैं और इस तंजीम के पहले चेयरमैन भी हैं। आज जो तहरीक बढ़कर पूरे भारत में फैल चुकी है, पूरे हिंदुस्तान में ये तंजीम काम कर रही है, खास तौर पर साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ से ज्यादा नॉर्थ इंडिया में ये मजबूत हो गई है। उसकी एक जिंदा मिसाल आज की ये कॉन्फ्रेंस है और इसमें जमा हुए हजारों लोग इसके गवाह हैं कि ये इलाका दूर दराज के इलाके से आए हुए और ख़ास तौर पर दिल्ली और उसके अतराफ के जो लोग जमा हुए हैं, इसकी एक जिंदा मिसाल ये कॉन्फ्रेंस है और इसकी कामयाबी है। और इंसाफ की इस लहर को बुरी ताकतों से ख़त्म करने के लिए, बुरी ताकतों से पाक करने के लिए ये तंजीम बनी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फाउंडर मेंबर और इसके अलावा अलग अलग सोशल सर्विसेज में काम करने वाले ये शख्स जनाब ई अबू बकर साहब मशहूर शख्सियत के हामिल हैं। अब मैं इनको डाइस पर दावत देता हूं कि वो तशरीफ लाएं। जनाब ई अबू बकर साहब, चेयरमैन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जनाब ई अबू बकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व साहिबिहि अजमाइन। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान, लीडरान व दानिश्वरान और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये सम्मेलन, ये कॉन्फ्रेंस मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं इफ्तिताह करता हूँ। आज हम दिल्ली में एक बार फिर जमा हुए हैं। हमें हुकूमत, मीडिया और ख़ास तौर पर आवाम से कुछ और बातें भी कहनी हैं। हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है? हमने सालों से जिन वैल्यूज़ और कल्चर को बचा के रखा था, उन्हें बर्बाद किया जा रहा है। अब एक ऐसा माहौल बन गया है कि किसी भी शख्स के साथ कहीं भी, कभी भी, कुछ भी हो सकता है। पहले हमारे सोच थी कि ये और वो और दूसरे लोग, दूसरे सबको मिलाकर इंडिया बनता है, लेकिन आज के इंडिया में सिर्फ ये रह गया है। आज पूरे मुल्क में नफ़रत का माहौल है। दलित और सवर्णों के बीच में नफ़रत, हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफ़रत और दीगर कौमों के बीच में नफ़रत पैदा हो गई है। इस तरह हिंदुत्व लोग हर जगह आवाम को आपस में लड़ाकर उन्हें एक दूसरे से दूर करने का काम कर रहे हैं। हमारे इकॉनमी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। छोटे बड़े सभी बिजनेस ख़त्म हो गए हैं। कार का बिजनेस बेकार हो गया है। जैसे कार नहीं बिक रही है, वैसे ही 5 रुपये का बिस्किट भी नहीं बेच पा रहा है, ऐसे बिस्किट कंपनियों का कहना है। मैं आपको इकोनॉमिकल क्राइसिस के बारे में बड़ी बड़ी बातें नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी बैंकों से करोड़ों रुपए
कर्ज लेकर भागने वाले मोदियों के बारे में याद करना ज़रूरी है। मैं ऐसा समझता हूँ। ये सब होने के बाद जो पैसा बैंक में रिजर्व था, इस हुकूमत ने वो भी लूट लिया। ये सारा काम हुकूमत देशभक्ति और नेशनल सिक्योरिटी के पर्दे के पीछे करती जा रही हैं। सारे बातें फर्जी राष्ट्रवाद और देशभक्ति से भरी हुई हैं। बड़े बड़े नारा आप सुन रहे होंगे। पहले का नारा था कांग्रेस मुक्त भारत। इनका नारा अब ये नारा बदलकर वन नेशन वन पार्टी, एक मुल्क एक पार्टी हो गया है और आगे चलकर एक मुल्क एक शाह बन जाएगा। ये बहुत जल्दी होने वाला है। आपको ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस वक्त हिंदू मुस्लिम और कांग्रेस बीजेपी के बीच लड़ाई नहीं होगी, बल्कि मोदी और शाह के बीच होगी लड़ाई। आरएसएस का भी उस वक्त कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि शाह एक शाहिनशाह बन गया होगा। अब एक और नारा सामने आया है, एक मुल्क एक भाषा, एक मुल्क एक ज़बान एक भाषा। ये पुराने नारे हिंदुस्तान का दूसरा वर्जन है, यानी एक मुल्क में एक ही लैंग्वेज काफ़ी है। लेकिन इसके पीछे असल मकसद उस कम्युनिटी के कल्चर, विरासत, उसकी पहचान को हमेशा के लिए मिटा देना है। भाषा के नाम पर विरासत को तबाह करने का इरादा है। अभी पूरे मुल्क के ऊपर हिंदी भाषा को थोपने की कोशिश चल रही है। पहले पंजाबी ज़बान को नज़रअंदाज करने का जो नतीजा हुआ वो हमारे सामने है। हम जानते हैं कि देश ने इसके लिए कितने कीमत अदा की है। भाषा को अहमियत देने वाले स्टेट्स, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स की तरफ से एहतिजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। एक दूसरा नारा एक मुल्क एक कानून, वन नेशन वन लॉ का दिया है। इसका नतीजा हम कश्मीर में देख सकते हैं, जहां 370 आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया। ये फैसला कश्मीरियों को एतमाद में लिए बगैर और जमहूरी निज़ाम को तोड़कर किया है, जबकि होना यह चाहिए था कि कश्मीरियों को एतमाद में लेकर उन्हें मोहब्बत से इंडिया के साथ मिलाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई फ़र्द, मुल्क या हुकूमत जब कोई वायदा करती है तो उसे पूरा करना चाहिए। ये एक महज़्ज़ब समाज की अलामत है। कश्मीर के मामले में ये भी नहीं हुआ। वही हम देखते हैं कि दूसरे रियासतों में अभी भी 371 आर्टिकल 371 है, वहाँ इनका वन नेशन वन लॉ का कानून कहाँ चला गया। इसी बात का फ़ायदा इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान उठाता है और हम उसे इसका मौका देते हैं। पाकिस्तान को जवाब देना हमें आता है। हमारे फ़ौजियों के अंदर इसका ताकत है। जब भी वो इंडिया पर हमला करने की कोशिश करेगा तो हमारे मिसाइल्स और आग के गोले उसे ज़बरदस्त और मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाअल्लाह, और उसे ऐसा सबक सिखाएंगे जैसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए मुल्क के तमाम आवाम को इत्मीनान में लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कश्मीर में इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हो रहा है। जमहूरियत में अपने ही अवाम के ख़िलाफ़ फ़ौज का इस्तेमाल पहले कभी नहीं देखा गया है।
कश्मीर अभी एक बड़ी जेल बन चुका है। बाबरी मस्जिद मामले को हल करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। हकीकत में वो वक्फ की ज़मीन है। एक मस्जिद की जगह अल्लाह की ज़मीन होती है। किसी भी लीडर या मौलाना या तंजीम को उस जगह को बदलने या छोड़ने का मशवरा देने का हक नहीं है, किसी को नहीं। कोर्ट में जो चल रहा है वो एक टाइटल सूट यानी मिल्कियत का मुकदमा है। हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। बाबरी मस्जिद के मामले में हक की लड़ाई को हम अपनी नस्लों तक पहुंच जाएंगे। हक के लिए खड़े होने वाली सेकुलर सोसाइटी के हाथ में जब हुकूमत आएगी, तब वह हुकूमत फिर से उसी जगह पर बाबरी मस्जिद को तामीर करेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे भाइयों, मुसलमानों को और ज़्यादा डराने और खौफज़दा करने के लिए हुकूमत NRC लेकर आई है। इंडिया में गैर मुल्की रह रहे होंगे, इसके पहचान करना ज़रूरी है, लेकिन इसका मकसद किसी कम्युनिटी को ख़त्म करना और उसे अलग तलग करना नहीं होना चाहिए। आसाम NRC की लिस्ट से 19 लाख लोग बाहर हो गए हैं। उनमें 70% हिंदू और 30% मुसलमान हैं। ये देखकर पहले NRC के तारीफ करने वाले RSS और BJP के लोग अब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। हो सकता है वो कोर्ट भी जाएं। दूसरी जानिब अमित शाह का कहना है कि हिंदू को डरने की ज़रूरत नहीं। मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदुओं को कोई ख़तरा नहीं है। इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि इंडिया में रहने वाले सब लोग हिंदू हैं। इसके आखिर में एक ये अल्फाज भी शामिल हो जाएंगे कि नहीं तो हिंदू नहीं है तो सबको हिंदू बनना होगा। ये भी आने का चांस है। NRC का मकसद मुल्क के असल शहरियों की पहचान करना नहीं है, बल्कि ये एक ख़ास कम्युनिटी को यानी मुस्लिम कम्युनिटी को साइडलाइन करने और उन्हें डराने के लिए हैं। अगर ऐसा है तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम हुकूमत, मीडिया और आवाम सबके सामने ये ऐलान करते हैं कि इस डर को हम करते हैं। डराने वालों को भी हम रद्द करते हैं। अल्लाह के अलावा हम किसी ने नहीं डरते और न डरेंगे। कोई भी हुकूमत चाहे वह कांग्रेस की हो या बीजेपी की, उनसे आवाम को ये उम्मीद नहीं होती कि वो आवाम के बीच भेदभाव करेंगी। लेकिन मौजूदा हुकूमत जिस तरीके से भेदभाव कर रही है, हम उसे भी रद्द करते हैं। मुल्क में एक बेलगाम हुकूमत चल रही है। इसके साथ ही अभी गाय के राज भी चल रही है। जिस तरह इंसान की एक पर्सनालिटी है, वैसे ही जानवर को भी एक पर्सनालिटी होगा। गाय अपने पर्सनालिटी के हिसाब से जीना चाहती है, लेकिन ये लोग उसे इसके तरीके से जीने नहीं दे रहे हैं। शायद इसलिए गुजरात में गाय ने एक बीजेपी MP पर हमला कर दिया कि इसके होगा। प्यारे भाइयों और दोस्तों, हमारे मुल्क हमें बहुत प्यारा है। इस पर एक छोटी सी खरोंच भी नहीं आनी चाहिए।
चाहे वो मज़हब के नाम पर हो या ज़ात के नाम पर या फिर ज़बान के नाम पर। इन तमाम बुनियादों पर हमारे मुल्क में आपस में लड़ने का माहौल नहीं होना चाहिए। हमारे सामने बहुत सारे मसाइल हैं, हमें उन पर तवज्जो देनी चाहिए। हमारे मुल्क में 6.5 लाख करोड़ गाँव हैं, 6.5 गाँव हैं, देहात हैं, जहाँ जहालत और गरीबी पाई जाती है। मुल्क के आवाम की गरीबी को दूर करने के लिए हमें एक साथ मिलकर जद्दोजहद करनी होगी। हमें इंटॉलरेंट भारत नहीं चाहिए, हमें टॉलरेंट इंडिया चाहिए। आरएसएस और संघ परिवार इंटॉलरेंट भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सिर्फ एक ही कौम के घरों से रोने की आवाज़ आए और आंसू निकले, ये चाहत और उम्मीद ठीक नहीं है, दुरुस्त कीजिए। एक ही कौम के बच्चों को टुकड़े टुकड़े करके मारने का इरादा और उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए, वो भी दुरुस्त करना पड़ेगा। इसी तरह सिर्फ एक ही कौम के घरों में खुशियों का माहौल हो, ये भी सही सोच नहीं है, ये सोच भी दुरुस्त करना अच्छा होगा। हमारे मुल्क को अमेरिकन प्रेसिडेंट और एक राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन पैदा करके दिया है। 2 पिता है तो क्या हो जाएगा। हम खुलकर कहते हैं इस मुल्क का एक ही फादर ऑफ नेशन है, राष्ट्रपिता है, वो है महात्मा गांधी। साउथ अफ्रीका में ट्रेन में सफ़र करते वक्त एक घोड़े पुलिस वाले ने बूट से मारा तो उनके सामने के 2 दांत टूटकर ज़मीन पर गिर गए। उन दांतों के बदले में हमें आज़ादी मिली। उस महात्मा को गोली मारकर कत्ल करने वाले लोग आज महात्मा गांधी को सेलिब्रेट करते हैं। वो महात्मा एक गुजराती थे। एक गुजराती से हमें जो आज़ादी की बुनियादें मिली थी, उनको 2 गुजराती मिलकर तोड़ने की कोशिश में हैं। भाइयों और दोस्तों, हमारे भी अकेले दांत टूटने के लिए तैयार है। जो आज़ादी हमसे खो गई है, उसको वापस लाने के लिए हम अपने सारे अकेले दांतों को कुर्बान करने के लिए तैयार है। जन अधिकार की बात हम बुलंद आवाज से करेंगे। जन अधिकार के लिए हम हर कुर्बानी देंगे। हमें बेखौफ जीना है और बाइज्जत जीना है। अवामी हुकूक कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। अवामी हुकूक कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। हम सच्चाई और हक से नज़र बचाकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हक हमें ढूंढते हुए आ जाएगा और हमें ज़रूर पकड़ लेगा। उस वक्त से पहले ही हमको हक की पहचान करके उसे नाफिज करना होगा। कोई भी तानाशाह ज़्यादा सालों तक नहीं रहा। हिंदुत्व सियासत और नफरत की सियासत का खात्मा शुरू हो चुका है। इनकी तानाशाही पॉलिसियों का नमूना अगर हिटलर है तो इनके अंजाम का नमूना भी हिटलर ही होगा। हम इंतज़ार में हैं, उन्हें भी इंतज़ार करने दो। जय हिंद व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है, औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्जे कलाम और है। ये थे जनाब ई अबू बकर साहब, चेयरमैन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया।